हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। आप सबको तो पता ही है कि हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, जिसका यह वीडियो बनाए। उससे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इसका और पिछला भाग आपको देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके सभी भाग देख सकते हैं। आज हम लोग प्रकरण 2 रीति काल का वाचन, रीति ग्रंथकार कवियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ, उससे रीति काल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। अब इस काल के मुख्य कवियों का विवरण दिया जाता है। चिंतामणि त्रिपाठी, ये तिकमापुर जिला कानपुर के रहने वाले थे। तो देखिए दोस्तों चिंतामणि त्रिपाठी काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं रीति ग्रंथकार में, क्योंकि इनसे ही आचार्य शुक्ल ने रीति काल का प्रारंभ माना है। तो हम लोग इनके बारे में थोड़ा सही से पढ़ेंगे। ये तिकवापुर के रहने वाले थे, जो कि जिला कानपुर में था। ये 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। तो इन चारों भाई का क्या नाम था? चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। चारों कवि थे, जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है कि भूषण न तो चिंतामणि और न मतीराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार में थे। इस पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले, तब तक यह अस्वीकार नहीं की जा सकती। चिंतामणि का जन्म संवत, अब देखिए इनके जन्म काल के बारे में बताया जा रहा है। इनका जन्म संवत 1666, दोस्तों 1666 में इनका जन्म हुआ था, संवत 1666 के लगभग। और कविता काल संवत 1700 का लिखा है। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है, शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और वहाँ उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। और काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी बनाई रामायण कवित्व और अन्य नाना छंदों में बहुत अपूर्व है। बाबू रुद्र शाही सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिलाल भी कहा है। तो अगर कोई पूछ ले कि चिंतामणि जी ने अपना और कौन सा नाम कहीं कहीं पर उल्लेखित किया है, तो आपको पता होना चाहिए मणिलाल। आप लोग नोट कर लीजिए, मणिलाल। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य अंगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा ललित और शानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। इनकी रचना के कुछ नमूने देखिए। यही उघारत है तिन्हें जे परे मोह महोदधि के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन ते न परे कबहू जम घेरे, है ना। राजे रमा रमणी उपदान अभय वरदान रहे जन नेरे, है बलधर उदंड भरे हर के भुजदंड सहायक मेरे। इक आज मैं कंदन बेली लखी मन मंदिर की रुचि वृंद भरे, अरविंद के पल्लव इंदु तहाँ अरविंदन ते मकरंद झरे, उत बुंदन के मुक्तागन है फल सुंदर भय पर आनि परे, लखी यो दुति कंद आनंद कला नंद नंद शिला द्रव रूप धरे। आखिन मुदिबे के मिस आन अचानक पीठ उरोज लगावे, केहू कहूँ मुस्काय सिते अगराय अनुपन अंग दिखावे, नाह छुई छल सो छतियाँ हंसी भाव चढ़ाए आनंद बढ़ावे, जोबन के मद मत तिया हित सो पति को नित चित्त चुरावे। अब हम लोग
बेनी के बारे में पढ़ेंगे। ये असली के बंदी जन थे और संवत 1700 के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, पर फुटकल कवित्व बहुत से सुने जाते हैं, जिनसे यह अनुमान होता है कि इन्होंने नक्सिक और षट ऋतु पर पुस्तकें लिखी होंगी। कविता इनकी साधारणतः अच्छी होती थी, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। 2 उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। छहरे सिर पे छवि मोर पखा, उनकी नथ के मुक्ता ठहरे, फहरे पियरो पट बेन इत, उनकी चुनरी के झबा झहरे। रस रंग फिरे अभिरह तमाल, दो रस ख्याल चहे लहरे, नित ऐसे स्नेह सो राधिका श्याम, हमारे हिये में सदा विहरे। कभी बेनी नई उनई है घटा, मोर वाह बन बोलत कुकन री, छहरे बिजुरी छित मंडल छुए, लहरे मन मैन भभूकन री। पहिरी चुनरी चुनके दुलही, संग लाल के झूलह झूलकन री। ऋतु पावस यों ही बितावत हो, मरिहों फिर बावरी हुकन री। अब हम लोग महाराज जसवंत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे, जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंद नरेश थे और जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। इनका जन्म संवत 1683 में हुआ था। ये शाहजहां के समय में ही कई लड़ाइयों पर जा चुके थे। महाराज गज सिंह के ये दूसरे पुत्र थे और उनकी मृत्यु के उपरांत संवत 1695 में गद्दी पर बैठे। इनके यहाँ पे थोड़ा सा देखिए दोस्तों, धुंधला टाइप का है तो मैं पढ़ दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। हाँ, इनके बड़े भाई अमर सिंह अपने उद्यत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए। महाराज जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो अनेक ग्रंथ लिखे ही, अनेक विद्वानों और कवियों से न जाने कितने ग्रंथ लिखवाए। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहाँ से शाइस्ता खां के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से। अंत में ये अफगानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहाँ 1745, देखो इनका जन्म 1695 में हुआ था, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 1683 में और मृत्यु 1745 में। इनका मृत्यु 1745 में हो गया था। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ को उन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा, कवि के रूप में नहीं। प्राकथन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंत सिंह जी इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया और उसी का संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया। जिस प्रकार चंद्रालोक में प्रायः एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, उसी प्रकार भाषा भूषण में भी प्रायः एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुविधा हो गया और भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। भाषा भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है। भाषा भूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ उन्होंने लिखा है वे तत्व ज्ञान संबंधी हैं। जैसे अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ये सब ग्रंथ भी पद्य ही में है, जिसमें पद्य रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है। पर साहित्य में जहाँ तक संबंध है, आचार्य या
आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। अलंकार निपुणता की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिए भाषा भूषण के दो दोहे नीचे दिए जाते हैं। अत्युक्ति अलंकार अत्युक्ति यह वर्णत अतिशय रूप अलंकार तेरे दान भय कल्पतरु भूप। फिर यहाँ पे पर्यस्तापनुति है। देखिए, पर्यस्त जुगुन एक को और विषय आरोप होय सुधाधर ना ही यह बदन सुधाधर ओप। ये दोहे चंद्रालोक के इन श्लोकों को स्पष्ट करता है। कौन से श्लोकों को? अत्युक्ति रद्भुताथ्यशौर्यो दार्य दिवर्णनम त्वयि दातारि राजेन्द्र याचकाः कल्पशाखिनः पर्यस्तापनुतिर्यत्र धर्ममात्रं निषिध्यते नायं सुधांशुं की किम तहिव सुधांशु प्रेयसी मुखम। भाषा भूषण पर पीछे 3 टीकाएं रची गई। अलंकार रत्नाकर नाम की टीका जिसे बंशीधर ने संवत 1792 में बनाया। दूसरी टीका प्रताप सिंह की और तीसरी मुगल कवि की भूषण तीसरी गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका है। तो अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? बिहारी जी को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं। आप सबको पता है कि बिहारी जी के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है हमारे कई पेपरों में। ये माथुर चौबे थे। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। इन एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आ रहे। अनुमानतः ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहा करते थे। राजा कहा जाता है कि जिस समय ये कबीश्वर जयपुर पहुँचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही न थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भेजवाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एहि काल अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रति दोहे पर एक असरफिया मिलने लगी। इस प्रकार 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रृंगार के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा किसी साहित्य में एक एक माना जाता है, एक एक रत्न माना जाता है। इनकी 50 टीकाएं रची गई हैं। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं। कृष्ण चरित्र की टीका हरिप्रकाश, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सूरत मिश्र की टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के बाद भाव प्लावित करने वाले छप्पर कुंडलिया समैया आदि कवियों ने रचे। पठान सुल्तान की कुंडलियाँ इन दोनों पर बहुत अच्छी हैं पर अधूरी हैं।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियां रचकर पूर्ति करनी चाहिए थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं, पर परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। यहाँ तक कि हिंदू शेरो शायरी में भी एक अनुवाद थोड़े ही दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रीतम ने लिखा है। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो जाता है। इतने से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े ही दिन प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रजभाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का कोई भी ग्रंथ नहीं हुआ। बिहारी ने इन सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर को पहुंचा है। इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक के प्रबंध के समान रस की धारा नहीं लगती, जिसमें कथा का प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भुला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है यह, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उससे किसी एक संपूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षण के लिए मंत्र मुग्ध सा हो जाता है। इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तबक कल्पित करके अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना चाहिए। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इसके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखत को छोटे लगे भाव करे गंभीर। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे बेधे सकल शरीर। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधानों में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो उनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं। इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और भावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कभी नहीं कर सका। नीचे की हाव भरी सजीव मूर्तियाँ देखिए। बतरस लालच लाल की चुनरी, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे देन कहे नट जाए। नासा मोरी नचाए देख करी कका के सौह, कांटे से कसके हिए गड़ी कटीली भौं। ललन चलन सुन पलन में असुआ झलके आय, भई लखाई न सकिन हूँ झूठे ही जमुहाय। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।
और हाँ, आप हमें ज़रूर बताएं कि बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, और फिर बाद में वो किसके सानिध्य में रहने लगे थे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया हमें ज़रूर कमेंट में बताएं।